पहला प्रश्न है दोस्तों, राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य इति कस्य कथनम अस्ति। यह किसका कथन है? तो ऑप्शन है बैखानस, गौतमी, हारित या फिर नादर। आंसर आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या एक का आंसर यहाँ पे ए सही है, बैखानस। क्या सही है? ए सही है। पहले प्रश्न का पहला आंसर करेक्ट है। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की कक्षा में प्रश्नोत्तरी हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम से चल रही है, कवि एवं मूल ग्रंथ से। ध्यान रखिएगा, कवि भी है और मूल ग्रंथ से जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रश्नोत्तरी चल रहा है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इसके साथ ही देखते हैं प्रश्नों की संख्या कितनी है। कितनी है दोस्तों? प्रश्नों की संख्या हमारा 40 है दोस्तों। तो देखते हैं आप लोग का कितना सही होता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी आज का। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि राजन राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य इति कश्य कथनमसि। आंसर हमारा गया था व्याख्यानस। राजा जो है ग्रीष्म ऋतु का समय था। राजा जो है मृग का पीछा करते हुए कर ऋषि के आश्रम के पास जाते हैं। तभी मृग जो है आश्रम में प्रवेश कर जाता है। तभी जो है बैखानस राजा से कहता है, राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य। यह कहा जाता है। पहले अंक की बात है दोस्तों। आंसर हमारा ये सही है, प्रश्न संख्या पहले का। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या दूसरा हमारा है। यह प्रश्न हमारा कहता है परवर्ता नाम प्रकृति हिताय पार्थिव इस पद में कौन सा छंद है? छंद पूछा है, इसमें कौन सा छंद है इस पंक्ति में? यह हमारा भरत वाक्य है। क्या है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है और इसमें पूछा है कौन सा छंद है। श्रद्धा छंद है, रुचिरा छंद है, आर्या छंद है या फिर अनुष्टुप छंद है। किस छंद का प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या दो का आंसर। प्रश्न संख्या दो का आंसर लेंगे दोस्तों, आ जाएगा हमारा रुचिरा छंद। प्रश्न संख्या दो बी करेक्ट है। यदि पूछता कि जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है, तो वहां हो जाता है हमारा श्रद्धा छंद। लेकिन यहाँ पूछा कि यह पंक्ति जो है इस पंक्ति में कौन छंद है? यह पंक्ति जो है भरत वाक्य है और इसमें रुचिरा छंद का प्रयोग किया गया है। आंसर यहाँ पे बी सही है, प्रश्न संख्या दो का। लेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या तीन को। आपके सामने तीन है प्रश्न जो है प्रश्न तीन। प्रश्न संख्या तीन कह रहा है दोस्तों कि अभिज्ञान शाकुंतलम में के में कौन सा नांदी पाठ है? यानी अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किस नांदी पाठ का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है पत्रावली नांदी पाठ है, 12 पदी नांदी पाठ है, शिव तांडव नांदी पाठ है या उपरीत सभी है। ऑप्शन क्या होगा प्रश्न संख्या तीन का? यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या तीन का आंसर यहाँ पे एक करेक्ट है, यानी कि पत्रावली नांदी पाठ है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में। आंसर थ्री का एक करेक्ट करिएगा। लेंगे प्रश्न संख्या चार को। प्रश्न संख्या चार है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में सानुमति राजा दुष्यंत और विदूषक की बात अदृश्य रूप में किस अंक में सुनती है? प्रश्न फिर से सुनिएगा दोस्तों। सानुमति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में सानुमति है जो मेनका की सहेली है, वह राजा दुष्यंत और विदूषक की बात अदृश्य रूप में किस अंक में सुनती है? ऑप्शन है प्रथम अंक, पंचम अंक, षष्ठ अंक या फिर सप्तम अंक। किस अंक में सुनती है? आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या चार का आंसर जाएगा यहाँ पे षष्ठ अंक में। क्या है? षष्ठ अंक। तो चार का सी आंसर करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या पाँच को लेते हैं। प्रश्न संख्या पाँच है दोस्तों, अत्रि और अनुसुईया किसकी माता पिता हैं? दोस्त है कि अत्रि और अनसुईया किसके माता पिता हैं? प्रश्न ये है। ऑप्शन है ऋषि वशिष्ठ के, ऋषि कश्यप के, ऋषि दुर्वासा के या ऋषि कण्व के। प्रश्न संख्या पाँच का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? प्रश्न संख्या पाँच का आंसर जाएगा दोस्तों यहाँ पे यह ऋषि अत्रि और अनसुईया दोनों ऋषि दुर्वासा के माता पिता हैं। ठीक है, तो आंसर पाँच का सी करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है। प्रश्न संख्या सिक्स को लेंगे। प्रश्न संख्या छह कह रहा है दोस्तों, नाटक का आरंभ किस ऋतु से प्रारंभ होता है? प्रश्न है दोस्तों कि नाटक का जो आरंभ होता है वह उसमें कौन सा उस समय कौन सा ऋतु था? किस ऋतु का प्रारंभ होता है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में या फिर शरद ऋतु में? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक का प्रारंभ किस ऋतु में होता है? प्रश्न संख्या छह का आंसर जाएगा ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मी का महीना था और जो राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते उसी समय जो है नाटक का प्रारंभ हो जाता है। तो ऋतु कौन सा था? ऋतु था ग्रीष्म ऋतु। प्रश्न संख्या छह का आंसर जाएगा बी
बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 है, राजा जो है ऋषि विश्वामित्र है, कौशिक वंश के हैं। ऋषि विश्वामित्र जो है किस नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे? प्रश्न ये है। कौशिक इनका वंश है। विश्वामित्र किस नदी किनारे तपस्या कर रहे थे? प्रश्न संख्या 7। मालिनी नदी, गोदावरी नदी, गोमती नदी या फिर गौतमी नदी? आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 7 का? आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 7 का दोस्तों, यहाँ पे आंसर है गौतमी नदी। ठीक है, क्या है? गौतमी नदी। प्रश्न संख्या 7 का आंसर डी करेक्ट होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 है, द्वितीय अंक का आरंभ किससे होता है? तो जो द्वितीय अंक है, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, तो द्वितीय अंक का आरंभ किससे होता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 8, राजा दुष्यंत से, विदूषक से, शकुंतला से या अनुसुईया से? प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय अंक का आरंभ होता है विदूषक से। आंसर यहाँ पे बी सही करेक्ट होता है। क्या है? बी सही होता है। प्रश्न संख्या 9 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है दोस्तों। 9 कहता है, राजा दुष्यंत की माता कौन से व्रत को रखी थी? जब राजा दुष्यंत जो है कहाँ रहते हैं, जो है आश्रम रहते हैं, उसी समय जो है करभग को उनकी माता भेजती है दुष्यंत को वापस बुलाने के लिए। तो वह कौन सा व्रत रखी थी जिसके लिए राजा दुष्यंत को बुला रही थी? ऑप्शन है जीवित पुत्रिका व्रत, तीज व्रत, एकादशी छठ या फिर नवरात्र व्रत? किस व्रत का जो है कि रखी थी राजा दुष्यंत की माता? आंसर क्या सही जाएगा? प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों कि राजा दुष्यंत की माता कौन सा व्रत को रखी थी? आंसर जाएगा ए, जीवित पुत्रिका। कौन सा? जीवित पुत्रिका का व्रत रखी थी। तो 9 प्रश्न का ए सही करिएगा। प्रश्न संख्या 10 को लेते हैं। 10 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का प्रारंभ किसके प्रवेश से होता है? तृतीय अंक पूछा है दोस्तों कि अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का प्रारंभ किसके प्रवेश से होता है? ऋषि कश्यप, ऋषि काश्यप, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि कण्व के शिष्य? आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 10। 10 का आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों ऋषि कण्व के शिष्य से जो है तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। तो 10 का यहाँ पे आंसर डी करेक्ट होता है प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11। हाँ, प्रश्न संख्या 11 को लेते हैं। आंसर यहाँ पे 10 का डी करेक्ट हुआ। 11 प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में नटी किसकी पत्नी थी? तो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में जो नटी है वह किसकी पत्नी थी? तो सूत्रधार की, मातली की, करभग की या भद्रसेन की? नटी किसकी पत्नी है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में? आंसर जो है 11 का क्या सही हो जाएगा? 11 का आंसर जाएगा जो है यहाँ पे सूत्रधार की। किसकी पत्नी है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ पे जो नटी है किसकी पत्नी है? तो आंसर हो जाएगा सूत्रधार की। तो 11 के यहाँ पे ए आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 12 को लेंगे। 12 है कि भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से, भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप किस अंक में होता है? प्रश्न ये है। ठीक है, भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप किस अंक में होता है? प्रश्न संख्या 12। तो प्रथम अंक में, पंचम अंक में, षष्ठ अंक में, सप्तम अंक में या फिर किस अंक में? जो प्रश्न संख्या 12 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 12 के आंसर को यहाँ पे लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 का आंसर आ जाएगा कि भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप जो है किस अंक में होता है? तो आंसर आ जाएगा ए। क्या सही है? पहला सही, प्रथम अंक में होता है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखिए। प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में राजा दुष्यंत के शोक का वर्णन किस अंक में है? ठीक है, प्रश्न यही है कि अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में राजा दुष्यंत के शोक का वर्णन किस अंक में दिखाई देता है? पंचम अंक में, प्रथम अंक में, पंचम अंक में, षष्ठ अंक में या सप्तम अंक में? किस अंक में राजा दुष्यंत का शोक दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 13। 13 का आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर 13 का आंसर जाएगा राजा दुष्यंत। अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है उसमें राजा दुष्यंत के जो शोक दिखाई देता है वह देता है षष्ठम अंक में। किस अंक में? षष्ठ अंक में। जब राजा को पता चल जाता है पंचम अंक जो है षष्ठ अंक में कि जो है शकुंतला उन्हीं की पत्नी है तो उन्हें क्या होता है? शोक उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न संख्या
13 का आंसर बी यहाँ सी सही है। क्या सही है दोस्तों? सी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 14 को। 14 है पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से पुनर्मिलन किस अंक में होता है? प्रश्न एक बार फिर देखिएगा कि पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से पुनर्मिलन का वर्णन किस अंक में प्राप्त होता है? प्रथम अंक में, पंचम अंक में, षष्ठ अंक में या सप्तम अंक में? प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 का आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों, जो है 14 का आंसर लेंगे दोस्तों तो आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे डी की तरफ। क्या है? डी सही है, सप्तम अंक में। तो पुत्र का नाम क्या था? सर्वदमन। उनका दर्शन और जो है शकुंतला का पुनर्मिलन सप्तम अंक में होता है। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के द्वितीय अंक में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो किसका द्वितीय अंक में पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। द्वितीय अंक में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो शकुंतला के, प्रियंवदा के, अनसुईया के या सानुमति के? प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 का आंसर यहाँ पे जाएगा कि द्वितीय अंक में जो है किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? आंसर यहाँ पे ए सही है, शकुंतला के। किसके? शकुंतला के। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर ए करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या 16। 16 यहाँ पे है, आगे हमारी जो प्रश्न होती है कवि परिचय से। प्रश्न क्या है? महाकवि कालिदास दास का गोत्र है, तो कौन सा गोत्र है? तो वत्स गोत्र है, ब्राह्मण गोत्र है, कौशिकी गोत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 16। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 का आंसर बी सही है। जो है महाकवि कालिदास का जो गोत्र है वो ब्राह्मण गोत्र है, तो 16 का बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 17 को लेंगे। 17 है महाकवि कालिदास का जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान उनका कहाँ है? पदमपुर, जयपुर, उज्जैनी या विदिशा? प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 का आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों कि महाकवि कालिदास का जन्म जो है उज्जैनी माना जाता है। कहाँ माना जाता है? उज्जैनी। तो आंसर यहाँ पे सी सही है, प्रश्न संख्या 17। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 है महाकवि कालिदास का जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों महाकवि कालिदास का? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, सप्तम शताब्दी ईसा पूर्वार्ध में, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व? प्रश्न संख्या 18। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है सप्तम, सप्तमी नहीं है सप्तम है दोस्तों, यहाँ सही करिएगा, सप्तम शताब्दी पूर्वार्ध। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सप्तम शताब्दी पूर्वार्ध, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व? कब हुआ था महाकवि कालिदास का जन्म? तो महाकवि कालिदास का जन्म हुआ था ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। कब हुआ था? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। प्रश्न संख्या 18 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 18 के आंसर को लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे है इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। आंसर सी को सही करेंगे। क्या करेंगे? सी को सही करेंगे। महाकवि कालिदास का जन्म, तो यहाँ पे 18 का सी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 19 को लेते हैं। 19 है कि महाकवि कालिदास किस राजा के आश्रय कवि थे? तो कौन से राजा थे जिनके आश्रय कवि कालिदास थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा हर्षवर्धन, राजा यशोवर्धन? यहाँ यशो होगा दोस्तों, यशोवर्धन। किसके जो है राजा के आश्रय कवि थे? आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 19। 19 का आंसर यहाँ पे जाएगा, प्रश्न संख्या 19 का आंसर ए की तरफ। क्या है? ए सही है, पहला सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। आंसर ए सही है 19 का। प्रश्न संख्या 20 को लेते हैं। 20 है लंका के राजा कुमारदास किस कवि के मित्र थे? प्रश्न है लंका के राजा कुमारदास किस कवि के मित्र थे? तो महाकवि कालिदास के मित्र थे क्या? भारवी के थे क्या? भवभूति के थे क्या? या फिर बारभट्ट के थे? किसके मित्र थे लंका के राजा कुमारदास? ये प्रश्न है। आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? तो आंसर हमारा जाएगा लंका के राजा कुमारदास जो है कालिदास के मित्र थे। किसके थे? महाकवि कालिदास के मित्र थे। तो 20 का यहाँ पे जो है ए आंसर सही होता है। कहा जाता है कि इन्हीं के राज्य में एक वेश्या रहती थी, उसी जो है धन के लालच में यह वेश्या जो है कालिदास को जो है जहर दे देती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे इस वेश्या का भी काम होता है इनके मारने में। तो 20 का यहाँ पे ए आंसर सही होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 21। 21 है महाकवि कालिदास के ससुर का क्या नाम था? तो क्या नाम था? शारदानंद, मोहनदास, हारित या करभग? प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है ससुर का क्या नाम है?
कवि के। तो कालिदास के ससुर का नाम पूछा, आंसर जाएगा यहाँ पे ए। 21 का आंसर यहाँ पे पहला करेक्ट है। प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। 2 कह रहा है कालिदास ने कुल कितने महाकाव्य लिखे। तो महाकवि कालिदास ने कुल कितने महाकाव्य लिखे। प्रश्न संख्या जो है 22 पूछा है कुल कितने महाकाव्य लिखे। महाकाव्य की बात कर रहा है दोस्तों, 7, 3, 2 या फिर 5। कितने महाकाव्य लिखे कालिदास ने। तो महाकाव्य जो है कालिदास ने कितने लिखे, तो एक लिखे कुमार संभवन और एक लिखे रघुवंशम। तो कितने लिखे, 2 लिखे। आंसर जाएगा 2। कितने हैं, 2। महाकाव्य की बातें कही गई है दोस्तों, तो महाकाव्य इन्होंने 2 लिखे। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी सही है। कुल ग्रंथ कितने लिखे, तो कुल ग्रंथ जो है 7 लिखे, उनमें से 2 महाकाव्य था। ठीक है, तो 22 का यहाँ पे आंसर बी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23 को। 23 है मालविका अग्निमित्र नाटक के रचनाकार है कौन है दोस्तों। महाकवि कालिदास, भारवी, भवभूति या फिर बाणभट्ट। कौन जो है महाकवि जो है मालविका अग्निमित्रम नाटक के रचनाकार है। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 के आंसर जाएगा मालविका और अग्निमित्रम नायक और नायिका है और कालिदास जो है उस इस नाटक के रचनाकार जो है कालिदास है। आंसर यहाँ पे 23 का ए आंसर सही होगा। तो ए को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 23 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24। 24 है कि महाकवि कालिदास ने एक त्रोटक नाटक का नाम था क्या है। महाकवि कालिदास के एक नाटक का नाम त्रोटक है, तो वह नाटक कौन सा है, यही पूछा है। तो वह नाटक कौन है। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि महाकवि कालिदास के एक नाटक का नाम त्रोटक है, क्या है, त्रोटक है, तो वह नाटक कौन सा है। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रोह उर्वशी या फिर ऋतु संहार। कौन सा नाटक है जिसके नाटक का जिस नाटक को त्रोटक कहते हैं। नाम नहीं, जिससे नाटक को क्या कहते हैं, त्रोटक कहते हैं, नाम नहीं होगा। कालिदास का नाटक जिसको त्रोटक कहते हैं वह नाटक कौन सा है। तो आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 का आंसर यहाँ पे जाएगा सी, विक्रोह उर्वशी। विक्रोह उर्वशी नाटक है और इसको क्या कहते हैं, त्रोटक के श्रेणी में आता है। किसके आता है, त्रोटक के श्रेणी में आता है, इसलिए इसको त्रोटक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है सी सही है। प्रश्न संख्या 24 का। अगर पूछे कालिदास के ने कुल कितने नाटक लिखे, तो 3 नाटक लिखे। कौन लिखे, 3। ये 3 नाटक जो है कालिदास का है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 25। 25 है 25 का रहा है महाकवि कालिदास की पहली रचना कौन सी है। उन्होंने कुल 7 ग्रंथों की रचना की, इनमें से पहला कौन सा और अंतिम कौन सा। तो हमने पहला पूछा पहली रचना कौन सा, प्रश्न संख्या 25। 25 का रहा है मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रोह उर्वशी या फिर ऋतु संहार। कौन सा ग्रंथ है महाकवि का पहली रचना। आंसर यहाँ पे 25 का आंसर जाएगा जो है क्या सही जाएगा, 25 का आंसर यहाँ पे डी करेक्ट है। यानी ऋतु संहार जिसे गीति काव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे गीति काव्य भी कहते हैं। तो इस गीति काव्य की जो है प्रथम गीति काव्य है जिसके लेखक कालिदास है। तो ऋतु संहार है, उस गीति काव्य का क्या नाम है, ऋतु संहार है। और यह प्रथम गीति काव्य, ये भी ध्यान रखिएगा, यह प्रथम गीति काव्य है जिसको कालिदास ने रचा है। आंसर यहाँ पे डी सही है, प्रश्न संख्या 25 का। यहाँ पे प्रश्न होगा कि अंतिम रचना कौन सा। यह पहली रचना हो गया ऋतु संहार। अब पूछ रहा है अंतिम रचना कौन सा होगा दोस्तों। तो कालिदास की, ये पूछा हुआ प्रश्न है, एक बार पूछा था, यह जो है हिंदी के टीजीटी में पूछा हुआ था। ठीक है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाकवि कालिदास की अंतिम रचना कौन सी है। आंसर यहाँ पे जाएगा जो है डी, क्या है, बी सही है। ठीक है, यह अंतिम रचना है, पहली रचना ये है। आंसर यहाँ पे डी सही होता है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो 25 का यहाँ पे आंसर डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 26। 26 है महाकवि कालिदास किस भगवान के उपासक थे। यानी वो किसके उपासना थे, शिव के, विष्णु के, ब्रह्मा के या सरस्वती के। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 का आंसर है महाकवि कालिदास किसके उपासक थे। आंसर जाएगा शिव। किस भगवान के, शिव के। तो आंसर यहाँ पे 26 का ये सही होता है। तो 26 का ये सही करिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27। 27 है महाकवि कालिदास का प्रिय छंद कौन सा। तो उनको कौन सा छंद जो है प्रिय था। तो उपजाति, अनुष्टुप, वंशस्थ या फिर ए और बी दोनों। तो कालिदास ने जो है तीनों छंदों का प्रयोग किया अपने अपने ग्रंथों में, और बहुत से छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे प्रिय छंद कौन सा है। तो इनका सबसे प्रिय छंद 2 है, एक है उपजाति और एक है अनुष्टुप। पहले उपजाति बाद में अनुष्टुप। आंसर जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 27 का डी आंसर सही होता है।
ठीक है, तो 27 का डी सही करिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 28। 28 है, महाकवि कालिदास का प्रिय अलंकार है। यहाँ पे प्रिय अलंकार 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 कौन सा दोस्तों? उपमा, श्लेष, यमक और उत्प्रेक्षा। किस अलंकार का प्रयोग किया गया कालिदास का? आंसर प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 पूछा महाकवि कालिदास का प्रिय अलंकार है, क्या है दोस्तों? तो अलंकार कौन सा सही है? उपमा, श्लेष, यमक या उत्प्रेक्षा। आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 28। 28 उपमा कालिदासस। कालिदास जो उपमा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पे 28 का एक करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या 29 को 30 को लेंगे। 29 का प्रश्न संख्या 30 है, कालिदास किस रीति के प्रिय कवि थे? कालिदास को कौन सा रीति प्रिय था? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या फिर उपयुक्त सभी? कौन सा जो है रीति कालिदास को प्रिय था? आंसर प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 का आंसर है कालिदास किस रीति के प्रिय कवि थे? तो उनको कौन सा रीति प्रिय था? तो उनको था वैदर्भी रीति। कौन सा था? वैदर्भी रीति। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर पहला सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 31। 31 है, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, इस कथन के वक्ता कौन है? इस कथन को बोलने वाला कौन है? प्रश्न ये है कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि, इस कथन के वक्ता कौन है? प्रश्न संख्या 31। पिशून है क्या? भद्रसेन है क्या? कालिदास है या फिर कण्व है? कौन से हैं जो अनावृत कपाट द्वारम देहि इस कथन को कहा है? आंसर यहाँ पे क्या से जाएगा? प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 का आंसर जाएगा इसको कहने वाले कालिदास है। कब कहे थे? जब उन्होंने विद्या ग्रहण करके वापस अपने घर आए थे, तो उन्होंने कहा अनावृत कपाटम द्वारम दे, जो है दरवाजा खोलो। इस कथन को कहने वाले कौन थे? कालिदास। आंसर यहाँ पे 31 का सी सही होता। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 32। 32 है, अश्चित कश्चित वाग विशेष, इस कथन की वक्ता कौन है? इस कथन को कहने वाले कौन है? विद्योत्मा, प्रियंवदा, अदिति या फिर गौतमी। आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 का है, जब कालिदास ने कहा कहा अनावृत कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो, तब विद्युत्मा ने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेष, लगता है कोई जो है विद्वान आया है। तो यह जो है किसके द्वारा कहा गया है? यह विद्युत्मा कहती है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोनों दोस्तों ये कथन से पूछा जाता था कि किसके द्वारा कहा गया है। लेंगे प्रश्न संख्या 33। 33 है कि पत्नी विद्युत्मा के अस्ति कश्चित वाग विशेष जो है इस पद से महाकवि कालिदास ने कौन से ग्रंथों की रचना कर दी? यही पूछा है कि अस्ति कश्चित वाग विशेष विशेष, और इससे जो इस पद से महाकवि कालिदास ने कौन से ग्रंथों की रचना कर दी? तो मेघदूत ग्रंथ की, रघुवंशम, कुमार संभव या उपयुक्त सभी? किस ग्रंथ की रचना की है कालिदास ने इन विद्युत्मा के तीनों वाक्यों से? वाक्य था अस्ति कश्चित वाग विशेष, यही कहा गया है। तो इससे जो है कौन से ग्रंथों की रचना महाकवि कालिदास ने कर दी? तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा जो है क्या सही है? अस्थि से जो है मेघ, कश्चित से मेघदूत से जो है, और रघुवंशम से जो है वाग विशिष्ट, और अस्थि से जो है कुमार संभव। तो अस्थि कुमार संभव महाकाव्य है, वाग विशेष रघुवंशम महाकाव्य है, कश्चित एक खंड काव्य है इससे। तो तीनों शब्द से जो है महाकवि ने 3 ग्रंथों की रचना कर दी। एक में से 2 है महाकाव्य और एक है जो है खंड काव्य। आंसर जाएगा यहाँ पे डी, तीनों सही है। क्या सही है? तीनों सही। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होता है। क्या होता है? डी सही होता है। प्रश्न ये देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे पूरा है, तो यहाँ पे डी सही होता है जो है 33 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 34 की तरफ। 34 है, महाराज विक्रमादित्य के समय में कुल कितने रत्न थे? तो महाराज विक्रमादित्य के सभा में कुल कितने रत्न थे दोस्तों? तो कितने लोग थे, कितने कवि थे? 10, 9, 8 या 7? महाकवि विक्रमादित्य के सभा में कुल कितने रत्न रहते थे? आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 का आंसर यहाँ पे 9 सही है। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो है बी सही होता है प्रश्न संख्या 34 का। कौन कौन से थे दोस्तों? कौन कौन से वो 9 रत्न थे? तो उनमें से 9 रत्न से जो है कालिदास थे, और जो है बराह मिहिर थे, वरुचि थे। इस प्रकार के जो है कुल 9 रत्न जो है अभी जो है विक्रमादित्य के सभा में जो थे
उपस्थित थे। तो आंसर यहाँ पे 9 सही होता है, प्रश्न संख्या 34। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 35 की तरफ। 35 है, महाराज विक्रमादित्य के सभा में कौन थे इनमें से महाराज विक्रमादित्य के सभा में इनमें से कौन सा कवि नहीं है? तो प्रश्न है कि महाराज विक्रमादित्य के सभा में इनमें से कौन सा कवि नहीं है? तो इसको थोड़ा सा दृष्टि मारते हैं कि महाराज विक्रमादित्य के सभा में इनमें से, जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा कवि नहीं है? तो 9 हमने बताया, विक्रमादित्य के सभा में कुल 9 रत्न थे, 9 कवि उपस्थित थे। तो इन जो 4 ऑप्शन से कौन एक नहीं है? कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर या फिर भारवी। कौन जो है राजा विक्रमादित्य के सभा में नहीं थे? आंसर जाएगा 35। 35 का आंसर यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 35 का आंसर है भारवी। भारवी जो है, यह जो है विक्रमादित्य के राजसभा में नहीं थे। तो 35 का आंसर यहाँ पे बी सही होता है। यह तीनों थे। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 36। 36 है कि वरुचि किस राजा के आश्रय कवि थे? ये वरुचि भी थे, तो इस कवि के जो है किस राजा के आश्रय कवि थे? प्रश्न संख्या 36। राजा विक्रमादित्य, राजा हर्षवर्धन, राजा यशोवर्मा या फिर चंद्रगुप्त। किस राजा के आश्रय कवि थे? वरुरुचि। आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 36 का आंसर यहाँ पे ए सही होता है। क्या है? ए सही है। वरुचि जो है राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। तो 36 का यहाँ पे ए सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 37। 37 है, दीप शिखा नामक उपाधि किस कवि को प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा, दीप शिखा नामक उपाधि किस कवि को प्राप्त है? तो महाकवि कालिदास, भारवी, भवभूति या फिर भारवर। प्रश्न संख्या जो है 37। 37 का आंसर जाएगा यहाँ पे दीप शिखा जो है कालिदास को उपाधि प्राप्त है। किसको? कालिदास को। तो आंसर यहाँ पे 37 का ए सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 38। 38 है, 38 का रहा है, महाकवि कालिदास को कौन सी उपाधि नहीं प्राप्त है? नहीं में प्रश्न पूछा है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। पूछा है महाकवि कालिदास को कौन सी उपाधि नहीं प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा, रघुकार, कवि कुल गुरु, कविता कामनी विलास, घंटापद। कौन सा उपाधि जो है महाकवि कालिदास को नहीं प्राप्त है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 38 का रघुकार भी प्राप्त है, कवि कुलगुरु भी प्राप्त है, कविता कामनी विलास भी प्राप्त है। नहीं पूछा तो आंसर जाएगा डी की तरफ, घंटापद। यह जो है महाकवि कालिदास की उपाधि नहीं है। तो आंसर यहाँ पे 38 का डी सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 39 की तरफ। 39 है, मेघे माघे गतव्य, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसके कथाकार कौन है? मेघे माघे गतम वय किसने कहा? वारभट्ट ने, जयदेव ने, गोवर्धनाचार्य ने या मल्लीनाथ ने। किसके द्वारा यह कहा गया? प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 का आंसर जाएगा मेघे माघे गतव्य, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो यह मल्लीनाथ के द्वारा कहा गया है। तो 39 का यहाँ पे आंसर जो है डी सही होता है। तो 39 का डी सही करिएगा। प्रश्न संख्या आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है कि सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता पवल गति, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? प्रश्न संख्या 40। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? किसने इसको कहा? क्षेमेंद्र ने, जयदेव ने, गोवर्धनाचार्य ने या फिर मल्लीनाथ ने। प्रश्न संख्या 40 का आंसर क्या सही हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दोस्तों, क्या जाएगा? प्रश्न संख्या 40 का आंसर लेंगे यहाँ पे ए को। क्या सही? ए सही है। तो 40 का एक करेक्ट है दोस्तों, तो सही करिएगा यहाँ पे प्रश्नोत्तरी। तो ए सही होता है प्रश्न संख्या 40 का। यह था आज का हमारा प्रश्न दोस्तों। क्या था? कुल 40 प्रश्न हमने कराए। तो आप बता सकते हैं आपके कितने करेक्ट हुए। प्रश्न जो है 40 था। 40 का 40 प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट था दोस्तों। इसको हम अच्छे से ढूंढ कर लाए थे कि जो है कहीं से प्रश्न न छूटे। तो 2 कक्षा में हमने जो है प्रमुख ग्रंथ और कवि से प्रश्न लिए। आज की कक्षा में भी हमने वही किया। तो जो जो छूटा हुआ प्रश्न था उसको भी हमने यहाँ पे शामिल कर लिया। तो करीब करीब जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो सारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। तो आज की प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लगी और 40 में से कितने सही हुए? तो यदि आप क्लास को देखते हैं तो प्लीज़ इसको आप बता सकते हैं कि कितने हमारे सही गए इस 40 प्रश्नों में से। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को कक्षा बहुत अच्छा लगा होगा। जहाँ तक हमने जो है अच्छा प्रयास जो है इसको अच्छे से जो प्रेजेंट करने का प्रयास किया है कि जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आपका जो है इतने प्रश्न तैयार भी हो जाए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। जो है इसके साथ ही आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और खेद हुआ, मतलब दुःख की बात ये है कि परीक्षा हमारी टल गई। तो परीक्षा टलने से मौका तो मिल गया 2 महीने का, लेकिन जो तैयारी थी वो धीमी पड़ जाएगी। तो तैयारी आप लोग धीमी मत करिएगा, अपनी तैयारी को अच्छे से इसी क्रम में जैसे आप लोग कर रहे थे प्लीज़ वैसे ही करते रहिएगा। मंजिल करीब है तो जल्दी इसको हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है? तो मंजिल दूर नहीं है, डेट बढ़ाया है तो इसको हम देखते हैं कि जो है मई से जुलाई कर दिया है, तो जुलाई में परीक्षा दीजिएगा। तो आप लोग जो है मन से इसको जो है कक्षा को लीजिए और फिर से अपनी तैयारी में लग जाइए। इतना ही कह सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ संध्या। नमो नमः, नमः संस्कृता। धन्यवाद दोस्तों।